क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। हाल ही में भारत ने अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM प्रस्तुत किया है। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप यह एक उन्नत क्वांटम सेंसिंग उपकरण है जिसे गतिशील नैनो स्केल चुंबकीय क्षेत्र की इमेजिंग के लिए निर्मित किया गया है। विकसित किया गया IIT बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित। यह भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST की नेशनल क्वांटम मिशन NQM योजना के तहत निर्मित किया गया है। क्वांटम सहकार सिद्धांत हीरे में नाइट्रोजन खाली स्थान NV केंद्रों पर आधारित ये एटॉमिक स्केल दोष है जो कमरे के तापमान पर क्वांटम सह अस्तित्व बनाए रखते हैं। NV केंद्र चुंबकीय, विद्युत और तापीय परिवर्तनों की खोज करते हैं। सिग्नल ऑप्टिकली डिटेक्टेड मैग्नेटिक रेजोनेंस ODMR तकनीक का उपयोग करके ऑप्टिकली पढ़े जाते हैं। ये 3D वाइड फील्ड नैनो स्केल चुंबकीय इमेजिंग को सक्षम बनाता है जो प्रकाश की सूक्ष्मदर्शी के समान है। अनुप्रयोग न्यूरल चुंबकीय गतिविधियों का उच्च सटीक मैपिंग, मटेरियल साइंस नई सामग्रियों में चुंबकीय गुण और दोषों का अध्ययन, सेमीकंडक्टर डायग्नोस्टिक्स 3D चिप संरचनाओं और दबी हुई क्वांटम पथों का गैर विनाशकारी परीक्षण, ऊर्जा और पृथ्वी विज्ञान एनर्जी एंड अर्थ साइंसेस ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और भूवैज्ञानिक संरचनाओं में चुंबकीकरण की जांच, डेटा प्रोसेसिंग, भविष्य में AI और मशीन लर्निंग के साथ एकीकरण, बेहतर कंप्यूटेशनल इमेजिंग और डेटा व्याख्या के लिए युवा AI फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया AI मिशन के अंतर्गत युवाओं में बुनियादी AI साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए युवा AI फॉर ऑल प्रारंभ किया। युवा AI फॉर ऑल पहल अपनी श्रेणी में प्रथम फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 4.5 घंटे का स्वयं गति सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन कोर्स है जो छात्रों, पेशेवरों और सामान्य विद्यार्थियों को बुनियादी AI अवधारणा से परिचित कराता है। सुलभ शिक्षा, फ्यूचर स्किल प्राइम, IGOT, कर्मयोगी और कई अन्य एडटेक पोर्टल्स पर निःशुल्क उपलब्ध है। लक्ष्य 10 मिलियन 1 करोड़ भारतीयों को बुनियादी AI कौशल में प्रशिक्षण करना है। उद्देश्य डिजिटल विभाजन को कम करना तथा नैतिक एवं समावेशी AI को बढ़ावा देना है। बैटरी पासपोर्ट भारत EV इलेक्ट्रॉनिक वाहन सुरक्षा बढ़ाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निगरानी बढ़ाने योग्य डिजिटल बैटरी डेटा के माध्यम से वैश्विक निर्यात को समर्थन देने के लिए बैटरी पासपोर्ट प्रणाली प्रारंभ करने जा रहा है। बैटरी पासपोर्ट बैटरी का एक डिजिटल रिकॉर्ड है जो QR कोड में समाहित होता है और इसकी उत्पत्ति, संरचना और प्रदर्शन से संबंधित सूचना प्रदान करता है। उद्देश्य कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर पुनर्चक्रण तक बैटरी के पूरे जीवन चक्र की एंड-टू-एंड निगरानी सुनिश्चित करना तथा निर्माण वर्ष और सेल की पीढ़ी विंटेज का सत्यापन करना है। वैश्विक समन्वय यूरोपीय संघ EU ने बैटरी विनिर्माण मानकों के अनुरूप जो भारत के EV इकोसिस्टम में गुणवत्ता, सुरक्षा, कार्बन रिपोर्टिंग को समर्थन प्रदान करता है। भारत की संलयन ऊर्जा गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान IPR के वैज्ञानिकों ने भारत के संलयन ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक रोड मैप प्रस्तावित किया है। इस योजना में भारत से पहले संलयन विखंडन, हाइब्रिड रिएक्टर, स्टेडी स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामेक भारत SST भारत के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो 2060 तक पूर्ण करने के प्रदर्शनात्मक
संलयन रिएक्टर के संचालन की दिशा में एक कदम होगा। भारत फ्रांस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना में भागीदार है, जो चुंबकीय संरोधन टोकामेक डिजाइन तकनीकी पर आधारित है। स्टडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामेक भारत SST भारत प्लाज्मा अनुसंधान अवलोकन में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक संलयन विखंडन हाइब्रिड रिएक्टर। आउटपुट संलयन से 30 मेगावाट और विखंडन से 100 मेगावाट बिजली उत्पादन की अपेक्षा। प्रारंभिक आउटपुट टू इनपुट पावर अनुपात 5। अनुमानित लागत 25,000 करोड़। दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2060 तक क्यू मान 20 व्यावसायिक रूप में व्यवहार वाला प्रदर्शनात्मक रिएक्टर और कुल 250 मेगावाट आउटपुट। वर्तमान क्षमता SST-1 टोकामेक ने लगभग 650 मिलीसेकंड तक प्लाज्मा को बनाए रखा। निर्धारित लक्ष्य 16 मिनट है। वैश्विक मानक फ्रांस के वेस्ट टोकामेक ने फरवरी 2025 में 22 मिनट तक प्लाज्मा बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जन होता है। जैसे तारों में ऊर्जा का स्रोत आवश्यक परिस्थितियां अत्यधिक उच्च तापमान और दाब, जो तारों के आंतरिक भाग जैसी स्थितियों के समान होती है। विखंडन बनाम संलयन विखंडन भारी परमाणुओं का विखंडन, जिससे बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। संलयन अपेक्षाकृत बहुत कम दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करता है, इसलिए इसे अधिक आकर्षक माना जाता है। संलयन प्रक्रिया जड़त्वीय परिरोध लेजर या एक्सरे की मदद से ईंधन कैप्सूल को संपीड़ित करना। चुंबकीय परिरोध लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग। नाभिकीय संलयन कैसे कार्य करता है? हाइड्रोजन परमाणु गर्म किए जाते हैं। संलयन प्रतिक्रिया हीलियम, न्यूट्रॉन और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। न्यूट्रॉन की ऊर्जा जल को गर्म करती है। टोकामेक के बारे में टोकामेक एक उपकरण है जो नाभिकीय संलयन के लिए प्लाज्मा को संलग्न, कॉन्टाइन और नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए चुंबकीय नियंत्रण मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट का उपयोग करता है। अवसंरचना डोनट के आकार, टोरॉइडल का कक्ष जो शक्तिशाली अतिचुंबकीय चालक से घिरा होता है। कार्यप्रणाली में प्लाज्मा को अत्यधिक तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के लगभग तक गर्म किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा को सीमित रखते हैं, इससे यह रिएक्टर की दीवारों को स्पर्श नहीं करते हैं। संलयन तब होता है जब हाइड्रोजन समस्थानिक जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम एक साथ मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। वैश्विक उदाहरण में ITER फ्रांस, ईस्ट चीन और वेस्ट फ्रांस और SST-1 भारत। थोरियम मेल्टन सॉल्ट रिएक्टर चीन ने अपने प्रायोगिक थोरियम मेल्टन सॉल्ट रिएक्टर TMSR में विश्व की पहली बार थोरियम से यूरेनियम न्यूक्लियर ईंधन परिवर्तन में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। चीन का लक्ष्य 2035 तक 100 मेगावाट क्षमता वाला प्रदर्शनी रिएक्टर डेमोन्स्ट्रेशन रिएक्टर का निर्माण करना है, जो वाणिज्यिक थोरियम आधारित नाभिकीय प्रणाली की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। थोरियम मेल्टन सॉल्ट रिएक्टर TMSR यह चौथी पीढ़ी की उन्नत नाभिकीय ऊर्जा प्रणाली है, जिसे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स SINAP द्वारा विकसित किया गया है। कार्यप्रणाली यह उच्च तापमान वाले मेल्टन सॉल्ट का उपयोग करती है, जो न्यूक्लियर ईंधन के लिए
शीतलक और विलायक दोनों का कार्य करता है। इसका संचालन वायुमंडलीय दाब पर किया जा सकता है और इसमें निष्क्रिय सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं। सुरक्षा: अगर तापमान अत्यधिक बढ़े तो सॉल्ट प्लग पिघलने पर सतह बंद हो जाता है। दक्षता: ईंधन से अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है और उच्च स्तर के अपशिष्ट को न्यूनतम करता है। लचीलापन: सौर, पवन और हाइड्रोजन उत्पादन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जा सकता है जिससे कम कार्बन ऊर्जा मिश्रण प्राप्त होता है। औद्योगिक एकीकरण: उच्च तापमान ऊर्जा भंडारण और रासायनिक उद्योग की प्रक्रियाओं में मदद करता है। भारत की स्थिति: भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम आधारित रिएक्टर जैसे एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर AHWR और इंडियन मेल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर IMSBR को शामिल करने की योजना है ताकि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। थोरियम प्राकृतिक समस्थानिक: थोरियम 232 ही एकमात्र प्राकृतिक समस्थानिक है जिसे यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जा सकता है, जो बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त विखंडनीय फिजिबल सामग्री है। स्रोत: थोरियम मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम की तुलना में लाभ: थोरियम कम लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी अपशिष्ट लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट उत्पन्न करता है और प्रकृति में यह यूरेनियम की तुलना में 3 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैश्विक उत्पादन और उपभोग: भले ही थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन इसका उपयोग सीमित है क्योंकि इसके निष्कर्षण की लागत अधिक है, तकनीकी बाधाएं उपस्थित हैं। वैश्विक वितरण: भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं जो मुख्यतः केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु में हैं। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB: हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने नोएडा के NTPC नेत्रा में भारत की पहली मेगावाट घंटा MWH क्षमता वाली VRFB प्रणाली का उद्घाटन किया। VRFB अगली पीढ़ी की बैटरी तकनीकों में से एक है जो ग्रिड स्तरीय और अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है और भारत की सतत ऊर्जा प्रणालियों की ओर संक्रमण में सहायक है। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB कार्य सिद्धांत वर्किंग प्रिंसिपल: यह प्रणाली विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में वेनेडियम आयनों वाले तरल इलेक्ट्रोलाइट्स में ऊर्जा संग्रहित करती है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स आयन चयनात्मक झिल्ली द्वारा अलग किए गए सेल स्टैक्स के माध्यम से प्रवाहित होते हैं जिसमें मिश्रण रोका जाता है लेकिन आयनों का आदान प्रदान संभव होता है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में एक ही तत्व वेनेडियम के उपयोग से क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होता है और बैटरी का जीवन काल अधिक होता है। स्थान: NTPC नेत्रा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। विशेषताएं: गोपनीयता: ऊर्जा क्षमता इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करती है जबकि शक्ति उत्पादन पावर आउटपुट सेल स्टैक के आकार पर निर्भर करता है। दोनों को स्वतंत्र रूप में बढ़ाया घटाया जा सकता है। सुरक्षा: जल आधारित इलेक्ट्रोलाइट ज्वलनशील नहीं है। दीर्घ अवधि इलेक्ट्रोलाइट पुनः उपयोग योग्य होता है। बिना गुणवत्ता में गिरावट के हजारों चार्ज या डिस्चार्ज चक्र संभव है। पूर्ण डिस्चार्ज सहनशीलता: इसे सुरक्षित रूप से पूरी तरह डिस्चार्ज किया जा सकता है। पर्यावरण अनुकूलन: लिथियम और दुर्लभ मृदा धातुओं पर निर्भरता कम करता है। स्वदेशी ऊर्जा भंडारण रसायनों का समर्थन करता है। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB बनाम लिथियम आयन बैटरी। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB और लिथियम आयन बैटरी में अंतर: ऊर्जा भंडारण: VRFB में तरल वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट में और लिथियम आयन बैटरी में ठोस इलेक्ट्रोड में। मापनीय: VRFB स्वतंत्र माप ऊर्जा बटे पावर में, लिथियम आयन बैटरी में स्थिर सेल क्षमता। ऊर्जा घनत्व: VRFB में कम स्थिर उपयोग के लिए उपयुक्त है। लिथियम आयन बैटरी अधिक पोर्टेबल उपयोग के लिए उपयुक्त है। आयु: दीर्घायु: VRFB 25 वर्ष से अधिक। न्यूनतम गिरावट: लिथियम आयन बैटरी क्षमता कम होती है 5 से 10 वर्ष
5 से 10 वर्ष उपयोग में वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB ग्रिड स्तरीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा और कम बैकअप के लिए, और लिथियम आयन बैटरी वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्पकालिक भंडारण के लिए। वेनेडियम संकेत V परमाणु क्रमांक 23 एक संक्रमण धातु है जो पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाई जाती है। विशेषताएं: कठोर लचीला चांदी धूसर रंग का धातु, उच्च गलनांक लगभग 1910 डिग्री सेल्सियस और उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं +2 +3 +4 +5 के यौगिक का निर्माण करता है, जिससे जीवंत रंगीन जटिल और यौगिक निर्मित होते हैं। वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी फ्लो VRFB की भूमिका वेनेडियम की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपलब्ध रहने की क्षमता, बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करती है। औद्योगिक और ऊर्जा उपयोग: स्टील मिश्र धातु स्टील अलॉय, इसका मुख्य उपयोग विशेष स्टील मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। यह स्टील में मजबूती, तन्यता, डक्टिलिटी और जंग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। एविएशन: इसका शक्ति से भार अनुपात विमानन उद्योग में महत्वपूर्ण है। रासायनिक उद्योग में उत्प्रेरक, विशेष रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। वेनेडियम पेंटॉक्साइड में जिंक आयन बैटरी ZIBS बेंगलुरु स्थित एक शोध टीम ने एक सक्रिय कैथोड सामग्री विकसित की है जो अगली पीढ़ी की जिंक आयन बैटरी के प्रदर्शन और स्थिरता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करता है। जिंक आयन बैटरी ZIB कार्य सिद्धांत: यह एक ऊर्जा भंडारण तकनीकी है जिसमें जिंक आयन बैटरी एक ऊर्जा भंडारण तकनीकी है जिसमें आवेश के आदान प्रदान के लिए जिंक आयनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एक जिंक एनोड की विभिन्न कैथोड के साथ जोड़ा जाता है। विशेषताएं: सुरक्षा, जल आधारित इलेक्ट्रोलाइट लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में आग का जोखिम कम करता है। संधारणीयता, प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जिंक का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल। प्रदर्शन में उच्च ऊर्जा भंडारण क्षमता, लंबा चक्र जीवन साइकिल लाइफ और उपयुक्त कैथोड के साथ स्थिर संचालन प्रदान करता है। अनुप्रयोग में ग्रिड ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा बैकअप, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी समाधान और अधिक सुरक्षित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्लाइंड साइट चिप न्यूरालिंक का लक्ष्य वर्ष 2025 के अंत तक अपनी कृत्रिम दृश्य प्रोस्थेसिस ब्लाइंड साइट को अपनी पहली बार किसी मानव में प्रत्यारोपित करना है। ब्लाइंड स्पॉट चिप अवलोकन करें तो ब्लाइंड साइट एक प्रायोगिक मस्तिष्क प्रत्यारोपण ब्रेन इम्प्लांट है जो सीधे विजुअल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है, आँखों या ऑप्टिक नर्व्स की आवश्यकता को बाईपास करता है। दृश्य प्रांतस्थ विजुअल कॉर्टेक्स मस्तिष्क की सेरेब्रम कॉर्टेक्स का वह क्षेत्र जो रेटिना से प्राप्त दृश्य जानकारी के संस्करण प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी होता है। घटक और तकनीकी: माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे न्यूरॉन्स को उत्तेजित करने के लिए दृश्य प्रांतस्थ विजुअल कॉर्टेक्स में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया है और इसे गंभीर चिकित्सा स्थितियों वाले लोगों में स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए एक सार्वभौमिक मस्तिष्क इंटरफेस बनाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। कार्यप्रणाली: एक कैमरा दृश्य पैटर्न कैप्चर करता है और उन्हें इम्प्लांट
तक पहुंचाता है, जो फिर विजुअल कॉर्टेक्स से संबंधित न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है। उद्देश्य और प्रभाव में यह स्थायी अंधेपन वाले लोगों, जिनकी दोनों आँखें और ऑप्टिक नर्व्स खो चुकी हो, को देखने में सक्षम बनाता है, बशर्ते कि दृश्य प्रांतस्था विजुअल कॉर्टेक्स स्वस्थ और कार्यशील हो। ये जन्मजात अंधे व्यक्तियों को पहली बार दृष्टि का अनुभव कराने में सक्षम बना सकता है। ब्लूटूथ मेश नेटवर्क ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी एक मैसेजिंग ऐप बिट चैट विकसित कर रहे हैं, जो ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग का उपयोग करके बिना इंटरनेट के ऑफलाइन संचार की सुविधा प्रदान करता है। बिटचैट एक पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है। कनेक्टिविटी यह सर्वर, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर किए बिना ऑफलाइन संचार की सुविधा प्रदान करता है। उद्देश्य लचीलापन, गोपनीयता और विकेंद्रीकृत संचार प्रदान करना। मुख्य विशेषताएं मेश रिले के माध्यम से 300 मीटर से अधिक की ऑफलाइन मैसेजिंग रेंज, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जो संदेश की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करता है। कोई पंजीकरण या अकाउंट आवश्यक नहीं है, ना ही ईमेल, फ़ोन नंबर की आवश्यकता है। कोई डेटा संग्रहण नहीं, जिससे उपयोगकर्ता की पहचान गुमनाम बनी रहती है। ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE मेश नेटवर्किंग उपकरणों को एक मल्टी हॉप मैनी टू मैनी संचार प्रणाली बनाने में सक्षम बनाती है। कार्य प्रणाली रेंज में मौजूद उपकरण नोड के रूप में कार्य करते हैं, जो नेटवर्क के माध्यम से संदेशों को रिले कहते हैं। लचीलापन इस संरचना से ये सुनिश्चित होता है कि यदि एक उपकरण विफल हो जाए तब भी नेटवर्क कार्यशील रहता है। डेटा हैंडलिंग इसमें कोई केंद्रीय सर्वर शामिल नहीं है। संदेश स्थानीय रूप से संग्रहित होते हैं और थोड़े समय बाद स्वचालित रूप से हटा दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति A का संदेश व्यक्ति D तक B और C के माध्यम से पहुंचता है, भले ही D A की सीधे रेंज में ना हो। जियोसेल्स टेक्नोलॉजी दिल्ली में अपनी पहली प्लास्टिक रोड बनाने जा रही है, जो सतत अवसंरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 9x9x9 इंच आकार के बॉक्स जैसे सेल निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें बिटुमेन मिश्रण और प्लास्टिक से भरा जाता है। जियोसेल्स टेक्नोलॉजी सेलुलर कंफाइनमेंट प्रणाली यह ऐसे सिस्टम है जो 3 आयामी हनीकॉम्ब जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। आमतौर पर उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन या अन्य टिकाऊ पॉलीमरों से बनाए जाते हैं। कार में यह इनफिल सामग्री मृदा, बजरी, रेत को सीमित और स्थिर करता है, ताकि पार्श्वी गति रोकी और संरचनात्मक स्थिरता को बढ़ाया जा सके। उपयोग में सड़क निर्माण, ढलान स्थिरीकरण, कटाव नियंत्रण, रोकथाम, दीवारें, नहर की अस्तराई, अन्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाएं। स्मॉग ईटिंग तकनीकी दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड आधारित फोटोकैटेलिक कोटिंग्स पर एक व्यवहार अध्ययन की घोषणा की है, जिसे लोकप्रिय रूप में स्मॉग ईटिंग तकनीकी कहा जाता है। स्मॉग धुआं प्लस कोहरा, स्मॉग प्लस फॉग से निर्मित होता है। यह वायु प्रदूषण का एक गंभीर प्रकार है। संरचना कोहरा, धूल और प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC का मिश्रण है। स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी यह तकनीकी जो
वायु प्रदूषण को कम करती है। स्मॉग के घटकों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेट मैटर को रासायनिक रूप से विभाजित करके प्रणाली यह फोटोकैटालिटिक सामग्री का उपयोग करता है। मुख्य रूप से टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 को प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक प्रतिक्रिया को तीव्र करता है। प्रक्रिया यूवी प्रकाश के तहत TiO2 हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स और सुपर ऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो प्रदूषकों को कम हानिकारक यौगिकों में ऑक्सीडाइज करते हैं। उपयोग सड़कों, फुटपाथों, टाइल्स, पेंट, भवनों की बाहरी सतहों पर कोटिंग जो पर्यावरण को सक्रिय रूप से स्मॉग को हटाने में मदद करता है। सोडार साउंड डिटेक्शन और रेंजिंग सिस्टम। हाल ही में CSIR एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट AMPRI भोपाल द्वारा डिजाइन और विकसित की गई सोडार प्रणाली का उद्देश्य IMD दिल्ली में किया गया। सोडार सिस्टम सोडार साउंड डिटेक्शन और रेंजिंग एक ऐसी प्रणाली है जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु की गति, दिशा और तापमान ग्रेडियंट जैसी वायुमंडलीय परिस्थितियों को मापता है। कार्यप्रणाली में ध्वनि उत्सर्जन भूमि इकाई ग्राउंड यूनिट से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को ऊपर की ओर भेजता है। परावर्तन में जब तरंगें अशांत क्षेत्र एयर टर्बुलेंस से टकराती हैं तो वे बिखर कर वापस फैल जाती हैं। डॉपलर शिफ्ट विश्लेषण परावर्तित तरंगों की आवृत्ति में बदलाव विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु की गति और दिशा को दर्शाती है। ऊर्ध्वाधर प्रोफाइलिंग विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु की प्रोफाइल प्रदान करती है। उपयोग में मौसम विज्ञान, तूफान विश्लेषण, टर्बुलेंस और वायुमंडलीय स्थिरता, पवन ऊर्जा, स्थान चयन और टरबाइन के लिए विद्युत उत्पादन का अनुमान, प्रदूषण निगरानी में प्रदूषकों के फैलाव का पता लगाना, एविएशन सुरक्षा, निम्न स्तरीय वायु परिवर्तन, विंड शीर का पता लगाना, समुद्र विज्ञान में तटीय पवनों और महासागर वायुमंडल परस्पर क्रियाओं, ओशियन एटमॉस्फेरिक इंटरैक्शन का अध्ययन। एजेंटिंग AI भारत एजेंटिंग AI पेशेवरों की गंभीर कमी से जूझ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में मांग बढ़ रही है। यह बढ़ोतरी ऐसे परिष्कृत AI एजेंटों की ओर बदलाव के कारण है जो स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम हैं। पारंपरिक AI बनाम एजेंटिक AI। पारंपरिक AI नियम आधारित स्थिर प्रणाली है। एजेंटिक AI लक्ष्य उन्मुख स्वायत्त प्रणाली है। पारंपरिक AI बार पुनः प्रशिक्षण और मैनुअल समायोजन की आवश्यकता होती है। एजेंटिक AI लगातार संदर्भ और मूल्यांकन से सीखता है और इसको अपनाता है। पारंपरिक AI पूर्व निर्धारित कार्यप्रणाली और मानवीय निगरानी पर उच्च निर्भरता रखता है। एजेंटिक AI सक्रिय रूप से कार्यों और निर्णयों की पहल करता है। पारंपरिक AI नए और गतिशील परिदृश्यों के प्रति सीमित अनुकूलन क्षमता होती है। एजेंटिक AI कम से कम मानवीय इनपुट के साथ नए परिदृश्यों की निगरानी करता है। एजेंटिक AI यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रणाली को दर्शाता है जो स्वायत्त निर्णय लेने, कार्य करने, गतिशील वातावरण में अनुकूलन में सक्षम होते हैं। यह तकनीकी कंपनियों को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS से सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर मॉडल में बदलकर अधिक मूल्य प्रदान करने में सक्षम बना सकते हैं। कार्यप्रणाली में डेटा संग्रहण, कई डेटा स्रोतों और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से विशाल मात्रा में डेटा एकत्र करता है। स्वतंत्र विश्लेषण लगातार मैनुअल मार्गदर्शन के बिना चुनौतियों का विश्लेषण करता है, रणनीतियों का विकास और कार्य निष्पादित करता है। एजेंटिक AI की 4 चरणीय समस्या समाधान प्रक्रिया। अनुभव करना, पहचानना, विवरण में महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। पैटर्न, वस्तुओं और पर्यावरणीय कारकों को पहचानना, तर्क करना या विश्लेषण करना, कार्यों को समझता है, परिस्थितियों का विश्लेषण और संभावित समाधान तैयार करता है। कार्यवाही करना, कार्यान्वित करना, तैयार घोषणाओं
के आधार पर कायदेदार घोषणाओं के आधार पर कार्य या कार्यवाही करता है। सीखना या अनुकूलन करना, फीडबैक लूप और पर्यावरणीय इनपुट के माध्यम से निरंतर सुधार करना। एजेंटिंग एआई को अपनाने वाले क्षेत्र में स्वायत्त वाहन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा नवाचार, वित्तीय सेवा और खुदरा SaaS के प्रकार, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के प्रकार में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रबंधन, योजना और नियोजन, परियोजना प्रबंधन, लेखा और बही खाता प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन प्रणाली, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, संचार प्लेटफॉर्म, संसाधन प्रबंधन, ग्राहक संबंध प्रबंधन, CRM, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। यह एक सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है जिसमें एन्क्रिप्शन प्रदाता द्वारा होस्ट किए जाते हैं और उपयोगकर्ता इन्हें इंटरनेट के माध्यम से पहुंच प्राप्त करते हैं। उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर को खरीदने और इंस्टॉल करने की बजाय सब्सक्राइब करते हैं। उदाहरण के लिए गूगल वर्कस्पेस, जीमेल, डॉक्स, ड्राइव। सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर यह उभरता हुआ मॉडल है जिसमें बुद्धिमान एआई एजेंट बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सीधे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हैं। सेवा स्वयं स्वायत्त सॉफ्टवेयर एजेंट के रूप में एनकोड होती है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उदाहरण के लिए एआई एजेंट बिना स्क्रिप्टेड उत्तरों की ग्राहक सहायता का स्वायत्त प्रबंधन करते हैं। स्मार्ट बॉट स्वतंत्र रूप से कानूनी दस्तावेज तैयार करते हैं। एआई संचालित हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक असिस्टेंट जो विश्लेषण करते हैं, सुझाव देते हैं और कार्रवाई करते हैं। नैनो सल्फर उर्वरक, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के वैज्ञानिकों ने नैनो सल्फर तकनीकी विकसित की है जो भारत में सरसों की फसल की उपज और तेल की मात्रा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। नैनो सल्फर एक उर्वरक है जो सल्फर के अत्यधिक छोटे कणों 1 से 100 नैनोमीटर आकार का उपयोग करता है ताकि पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण और मृदा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अनुसंधान में निष्कर्ष, उपज में वृद्धि। नैनो सल्फर के प्रयोग से सरसों की उपज 1156 किलोग्राम प्रति एकड़ से बढ़कर 1559 किलोग्राम प्रति एकड़ हो गई, अर्थात 30 से 40% की वृद्धि। तेल की मात्रा, नैनो सल्फर के प्रयोग से तेल की मात्रा में 28 से 30% सुधार। GM सरसों DMH11 की तुलना। आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के परीक्षणों में 10 से 40% उपज वृद्धि दिखाई है। सरसों की खेती में नैनो सल्फर के लाभ: पौधों की वृद्धि सुधार, पौधों की ऊंचाई, शाखा विस्तार, क्लोरोफिल सामग्री और कुल जैविक उपज बढ़ाती है। किसानों के लिए आर्थिक लाभ: पारंपरिक सल्फर उर्वरकों का 50% नैनो सल्फर से बदलने पर प्रति एकड़ 12,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय संभव है। सल्फर की कमी को दूर करना। भारत की मृदा में लगभग 45% तक सल्फर की कमी पाई जाती है, विशेष रूप से मुख्य तिलहन उत्पादन वाले राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। लीचिंग पोषक तत्वों के घुलने को रोकता है। इसकी संरचना पौधों की जड़ें द्वारा पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण और संरक्षण को सुनिश्चित करता है। रियल टाइम LAMP RT लैंप। तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी SCTIMST के शोधकर्ताओं ने तपेदिक टीबी के प्रारंभिक निदान के लिए रियल टाइम लैंप RT लैंप परीक्षण विकसित किया है। यह परीक्षण मौजूदा तरीकों जैसे कि जीन एक्सपर्ट और RT-PCR की तुलना में तीव्र, सटीक और किफ़ायती परिणाम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। RT लैंप लूप मध्यस्थ इज़ोथर्मल
ये एक आणविक परीक्षण है जो टीवी का पता लगाने के लिए उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता प्रदान करता है। संवेदनशीलता 89.36% और विशिष्टता 94.06%। यह परीक्षण टीवी डीएनए का पता लगा सकता है भले ही प्रति माइक्रोमीटर केवल 10 कॉपी मौजूद हों। मुख्य विशेषताएं: यह एक फ्लोरोसेंट डाई साइटो16 का उपयोग करता है जो पिछले लैंप परीक्षणों में डाई के कारण होने वाली गलत नेगेटिव समस्याओं को समाप्त करता है। आरटी-पीसीआर के विपरीत जिसमें तीन अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है, आरटी लैंप परीक्षण एक ही तापमान पर कार्य करता है जिसमें परीक्षण प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह परीक्षण में उच्च संवर्धन दर के कारण 10 से 20 मिनट में परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जिसमें संवर्धन के लिए 6 प्राइमर का उपयोग होता है जबकि आरटी-पीसीआर में केवल 2 प्राइमर होते हैं। सस्ते डाई और प्राइमर के उपयोग में आरटी लैंप परीक्षण बहुत किफायती बन जाता है। उच्च दक्षता हाई थ्रूपुट एक बार में 96,384 परीक्षण प्रक्रिया कर सकता है जिससे यह बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए उपयुक्त है। नियामक अनुमोदन: आरटी लैंप तकनीकी को CDSCO से अनुमोदन प्राप्त है और यह ICMR द्वारा मान्यकरण के अधीन है। साथ ही WHO हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल प्रोग्राम का एक मूल्यांकन किया जा रहा है। वाहन से ग्रिड व्हीकल टू ग्रिड V2G तकनीकी केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड KSEB ने IIT बॉम्बे के सहयोग से केरल में वाहन से ग्रिड V2G तकनीकी की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य यह जांचना है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV को बिजली ग्रिड में एकीकृत किया जा सकता है ताकि ग्रिड की स्थिरता और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया जा सके। V2G तकनीकी अवलोकन करें तो यह एक एकीकृत ऊर्जा प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV को बिजली ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जोड़ती है जिसमें द्विमार्गी ऊर्जा प्रवाह बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो संभव होते हैं। मुख्य विशेषताओं में द्विमार्गी ऊर्जा प्रवाह V2G तकनीकी EV बैटरियों को उपयोग में न होने पर ग्रिड को बिजली वापस देने में सक्षम बनाती है जिसमें से प्रभावी रूप से विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण इकाइयों के रूप में कार्य करती है। स्मार्ट चार्जिंग और मांग प्रतिक्रिया टाइम ऑफ यूज TOU बिजली दरें स्मार्ट चार्जिंग जैसी तकनीकें ऑफ पीक घंटों और उच्च नवीकरणीय ऊर्जा RE उपलब्धता के दौरान EV चार्जिंग को अनुकूलित करने में मदद करती है। उपयोग के मामले V2G के अलावा यह मॉडल में वाहन से घर V2H और वाहन से वाहन V2V शामिल है। हालांकि V2G विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन है। दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक: भारत सरकार ने संघीय बजट 2025-26 के हिस्से के रूप में दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की है। लक्ष्य भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 10 लाख फसल जर्म प्लाज्मा का संरक्षण करना है। उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार कृषि का समर्थन करना है, फसल की जलवायु सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता बढ़ाना है, आनुवंशिक विविधता के माध्यम से पोषण सुरक्षा की रक्षा करना है। वैश्विक महत्व: यह सवाल वॉल्ट ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। वैश्विक शोधन अनुवांशिक
आनुवंशिक संसाधनों पीजीआर के संरक्षण में इसका बड़ा योगदान है। जीन बैंक के प्रकार में जीन बैंक, सीड बैंक, यह क्या संग्रहित करता है? नियंत्रित परिस्थितियों में बीज संग्रहित करता है। उदाहरण के लिए ICAR, NBPGR नई दिल्ली में और सवालवार्ट ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे में। फील्ड जीन बैंक जीवित पौधों को प्राकृतिक परिस्थितियों में संरक्षित करता है। उदाहरण के लिए सदाबहार या बहुवर्षीय वृक्ष के लिए जैसे आम। क्रायो बैंक अल्ट्रा लो तापमान पर आनुवंशिक सामग्री संग्रहित करना, जैसे कि -106 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में ऊतक, भ्रूण और कोशिकाओं का संरक्षण। DNA बैंक शोधित DNA साक्ष्य, आनुवंशिक अनुसंधान के उपयोग। इनविट्रो बैंक ऊतक पोषक माध्यमों में संग्रहित। टिश्यू कल्चर जीन बैंक यह एक भंडारण सुविधा है जो पौधों की बीजों, परागकण या पादपों से पादप ऊतकों को संग्रहित करती है। जैव विविधता संरक्षण तथा पौधों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय जीन बैंक 1996 में ICAR राष्ट्रीय जैव आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR नई दिल्ली स्थापित किया गया। इसने लगभग 5 लाख संग्रहण इकाइयों ACCESSIONS जो 2157 पौधा प्रजातियों से संबंधित है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NGPGR यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान है। इसका उद्देश्य सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों का मूल्यांकन, संरक्षण, उपयोग करना है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICRISAT जीन बैंक एक वैश्विक उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT जीन बैंक की स्थापना 1972 में फसल आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए की गई थी। कवच 5.0 हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की कि कवच 5.0 स्वचालित रूप से ट्रेन सुरक्षा ATR प्रणालियों का नवीनतम संस्करण है। कवच अनुसंधान अवलोकन करें तो अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO लखनऊ द्वारा विकसित एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली है। इसे भारत की राष्ट्रीय ATP प्रणाली के रूप में अपनाया गया है जो ट्रेनों के लिए सुरक्षा टक्कर रोधी सुविधाओं को सुनिश्चित करता है। यह सुरक्षा अखंडता स्तर 4 SIL मानकों का पालन करता है जो उच्च सुरक्षा मानकों को दर्शाता है। रेलवे का कवच सुरक्षा तंत्र KPS इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो फ्रिक्वेंसी उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव इंजनों और सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में स्थापित होता है जो ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने और ड्राइवरों को सतर्क करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से वार्ता करता है। यह एक कैब सिग्नलिंग चालक कक्ष संकेतन ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो ट्रेन की गतिविधियों और सिग्नलिंग परिस्थितियों की निगरानी करता है। मुख्य विशेषताओं में स्वचालित ब्रेकिंग, यदि कोई लोको पायलट लाल सिग्नल खतरे के संकेत को पार करना SPAD को देखने में चूक जाता है तो यह सक्रिय हो जाता है। RFID और सेंसर वास्तविक समय की ट्रैकिंग के लिए पटरियों, ट्रेनों और स्टेशनों पर रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान RFID का उपयोग करता है। टक्कर का पता लगाना, यदि एक ही बैटरी पर दूसरी ट्रेन है तो यह चेतावनी देता है और ट्रेनों को रोकता है। गति नियंत्रण, यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेन
ट्रेनें निर्धारित गति सीमाओं के भीतर संचालित हों। मौसम प्रतिरोध, कोहरे, भारी वर्षा और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करता है। प्रौद्योगिकी और डिजाइन मॉडल, हाइब्रिड मिश्रित मॉडल, ये निम्नलिखित सुविधाओं को जोड़ता है। यूरोपीय ट्रेन सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली ETPWS, स्वदेशी टक्कर रोधी उपकरण ACD, कैब सिग्नलिंग, बेहतर जागरूकता के लिए लोको पायलट के केबिन के भीतर सिग्नल की स्थिति प्रदर्शित करता है। कवच 5.0, इसे ट्रेन संचालन क्षमता को लगभग 30% तक बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका लक्ष्य ट्रेन हेडवे ट्रेनों के बीच का समय अंतराल को 150 सेकंड से घटाकर लगभग 30% कम करना है। इससे मुंबई उपनगरीय सेवाओं में लगभग 30% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो दैनिक लगभग 3500 सेवाओं से अधिक होगी। कार्यान्वयन पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2025 से सेकंड को पुनर्परिभाषित करना। ऑप्टिकल प्रकाशिकी परमाणु घड़ियों की एक वैश्विक तुलना ने 2030 तक समय की SI इकाई सेकंड को पुनर्परिभाषित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सेकंड की परिभाषा वर्तमान में एक सेकंड को सीजियम 133 परमाणु द्वारा इसके हाइपरफाइन ऊर्जा संक्रमण के दौरान उत्सर्जित माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग विकिरण के 919 करोड़ 26 लाख 31,770 चक्रों कंपनों की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। सीजियम परमाणु घड़ियाँ वैश्विक क्षमता के रूप में कार्य करती हैं। ये अत्यंत सटीक होती हैं, जो प्रत्येक 300 मिलियन 30 करोड़ वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे होती है। सुपरिभाषा की आवश्यकता GPS, रेडियो खगोल विज्ञान और परमाणु निगरानी जैसे उन्नत अनुप्रयोगों के लिए उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। ऑप्टिकल परमाणु घड़ी, ये सीजियम घड़ियों की तुलना में लगभग 10,000 गुना अधिक आवृत्तियों पर कंपन की गणना करती हैं, जिससे 18 स्थानों तक की परिशुद्धता होती है, और ये 15 अरब वर्षों में 1 सेकंड से भी कम पीछे होती है। सेकंड की पुरानी बनाम नई परिभाषा। सेकंड की पूर्व परिभाषा 1967 में और नई परिभाषा अनुमानित 2030 तक। मापन का आकार। पूर्व परिभाषा में सीजियम 133 परमाणु से सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव विकिरण। नई परिभाषा का मापन आधार स्ट्रोंटियम और यट्टरबियम परमाणुओं से प्रकाशक या ऑप्टिकल विकिरण। परिशुद्धता में पूर्व परिभाषा 1 सेकंड को 919 करोड़ 26 लाख 31,770 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ मापा जाता है। नई परिभाषा सेकंड को 18 स्थानों तक मापा जा सकता है, जो कहीं अधिक सटीकता प्रदान करता है। सटीकता में पूर्व परिभाषा 1967 में स्थिर, लेकिन समय पर अंशांकन कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक 300 मिलियन 30 करोड़ वर्षों में 1 सेकंड की कमी चूक आती है। नई परिभाषा अनुमानित 2030 तक 15 अरब वर्षों में केवल 1 सेकंड विचलन की संभावना है। त्वरण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री AMS। तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने तमिलनाडु के 7 पुरातत्व स्थल से चारकोल काठकोयला के 23 नमूनों को AMS डेटिंग के लिए
संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रयोगशाला में भेजा है। त्वरण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री एएमएस रेडियो कार्बन डेटिंग का एक उन्नत रूप है जो कण त्वरण पार्टिकल एक्सीलेटर का उपयोग करके सीधे कार्बन 14 परमाणुओं की गणना करते हैं। लाभ इसके लिए बहुत छोटे नमूनों की आवश्यकता होती है जो ये पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में तीव्र और अधिक सटीक परिणाम प्रदान करता है। अनुप्रयोग में इसका व्यापक उपयोग पुरातत्व, फोरेंसिक और पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है। ऑल्टरमैग्नेट्स हाल ही में शोधकर्ताओं ने ऑल्टरमैग्नेट्स नामक चुंबकीय पदार्थ के एक वर्ग में एक आश्चर्यजनक नवीन व्यवहार देखा है। अल्टरमैग्नेट्स चुंबकीय पदार्थों का एक नया खोजा गया वर्ग है जो लौह चुंबकीय पदार्थों, बाह्य चुंबकत्व और प्रति लौह चुंबकीय पदार्थों आंतरिक चुंबकत्व की समाप्ति की विशेषताओं को जोड़ता है। प्रमुख गुण प्रचक्रण, ध्रुवीकरण, स्पिन पोलराइजेशन, वास्तविक स्थान, परमाणु व्यवस्था और संवेग स्थान। इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण दोनों में प्रचक्रण ध्रुवीकरण प्रदर्शित करते हैं। उच्च चक्रण विभाजन, हाई स्पिन स्प्लिटिंग। इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण ऊर्जा स्तरों में महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए क्रोमियम एंटीमोनाइट कैमरे के तापमान में 30 गुना तक अधिक है। कोई बाह्य चुंबकत्व नहीं, आंतरिक चुंबकीय क्रम मौजूद होता है लेकिन कोई शुद्ध वायु चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। तापीय स्थिरता कमरे के तापमान से 2 गुना तापमान तक चुंबकीय गुणों को बनाए रखते हैं। अनुप्रयोग में स्पेक्ट्रोनिक्स अति तीव्र कम ऊर्जा वाली मेमोरी और डेटा भंडारण के लिए इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण का संचालन हेरफेर को सक्षम बनाता है। कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पी प्रकार और एन प्रकार दोनों पदार्थों के रूप में ये कार्य कर सकते हैं जिससे डिजाइन की जटिलता और कम लागत हो जाती है। ताप विद्युत प्रणालियों में ऊर्जा रूपांतरण दक्षता में सुधार करना। सतत विनिर्माण पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध गैर विषाक्त तत्वों से निर्मित विषम संरचनाओं या संधियों जंक्शनों से बचकर उत्पादन को सरल बनाता है। बाहरी जल के लिए परीक्षण सुविधा BARC से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत पालघर महाराष्ट्र में टेमा इंडिया द्वारा भारी जल उन्नयन के लिए भारत की अपनी निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। इससे पूर्व यह कार्य केवल परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा किया जाता था। बार्क प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यह सुविधा बार्क के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और NPCIL के क्रय आदेश के तहत संचालित होती है जो राष्ट्रीय परमाणु मानकों का पालन सुनिश्चित करती है। भारी जल D2O के बारे में भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं को ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का एक स्थिर समस्थानिक है से प्रतिस्थापित किया जाता है। अनुप्रयोग में परमाणु रिएक्टर यह दाब-युक्त भारी जल रिएक्टरों PHWR में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए विमंदक और शीतलक के रूप में कार्य करता है जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का केंद्र है। शुद्धता आवश्यकताएं 99.9% शुद्धता की आवश्यकता होती है। समय के साथ तनुकरण सांद्रता में कमी होती है जिसे आवसन के माध्यम से ठीक किया जाता है। रणनीतिक महत्व यह प्राकृतिक यूरेनियम के उपयोग को सक्षम बनाता है जिससे संवर्धित यूरेनियम पर निर्भरता में कमी और भारत की परमाणु सुरक्षा मजबूत होती है। भारत का भारी जल प्रबंध परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारी जल ऊर्जा बोर्ड
HWB द्वारा प्रबंधित है। बार्क अनुसंधान और विकास और परीक्षण अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण का नेतृत्व करता है। ये भारत की आत्मनिर्भरता, नागरिक परमाणु ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा उपायों के अनुपालन का समर्थन करता है। ग्लाइफोसेट मध्य प्रदेश के धार जिले में अनाधिकृत शाकनाशी सहिष्णु कपास के बीज की किस्में जो ग्लाइफोसेट के प्रति प्रतिरोधी प्रसारित और उपयोग की जा रही है। ग्लाइफोसेट एक व्यापक स्पेक्ट्रम विस्तृत परास शाकनाशी है जिसका उपयोग खरपतवार और अवांछित घास को नष्ट करने के लिए किया जाता है। रासायनिक पहचान ग्लाइफोसेट के सोडियम लवण रूप का उपयोग पौधे की वृद्धि के विनियमन तथा विशिष्ट फसलों को पकाने के लिए किया जाता है। उद्भव में 1970 में विकसित किया गया रासायनिक नाम N-फास्फोनिथाइल ग्लाइसिन IUPAC कार्यविधि में यह एक आवश्यक पादप एंजाइम EPSPS को अवरुद्ध करता है जिससे वृद्धि रुक जाती है। भारत में उपयोग इसे केवल चाय के बागानों और चाय की फसल के साथ लगे गैर बागान क्षेत्रों में उपयोग हेतु अनुमोदित किया गया है। अनुप्रयोग में आनुवंशिक रूप से संशोधित GM फसलों और ग्लाइफोसेट प्रतिरोध फसलों जैसे कि राउंडअप रेडी शाकनाशी के प्रयोग को सहन कर सकती है। गैर कृषि में सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और बागानों में वनस्पति नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। सेलेनियम जल शक्ति राज्य मंत्री ने राज्यसभा को सूचित किया कि हरियाणा और पंजाब के भूजल नमूनों में सेलेनियम का उच्च स्तर पाया गया है। सेलेनियम यह एक सूक्ष्म खनिज ट्रेस मिनरल है जिसकी शरीर को बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। यह चयापचय नियंत्रण, थायराइड विनियमन और प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य हेतु मानव शरीर के लिए आवश्यक है। खाद्य स्रोत में यह ब्राज़ील, नट्स, समुद्री भोजन, मांस और पोल्ट्री उद्योगों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विषाक्तता संबंधी लक्षण अत्यधिक सेवन से मितली उल्टी, बालों और नाखूनों का भंगुर होना या गिरना, विवरणता, रंग होना, थकान और चिड़चिड़ापन और सांसों में दुर्गंध हो सकती है। सेलेनियम की अनुमेय सीमा 10 ppb प्रति अरब भाग। हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज के लिए भारत की अनुमति। भारत में उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का पता लगाने अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA से एक अन्वेषण लाइसेंस प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मुख्य बिंदु में यह कॉल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स की खोज के लिए वैश्विक स्तर पर किया गया पहला लाइसेंस है। कार्लसबर्ग रिज 3 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है जो हिंद महासागर में, विशेष रूप से अरब सागर और उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। यह भारतीय और अरब विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट्स के बीच की सीमा का निर्धारण करता है जो रोडरिंग्स द्वीप के पास से ओवन फ्रैक्चर जोन तक विस्तृत है। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले खनिज भंडारों के प्रकार में निर्माण, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का निर्माण विवर्तनिक मैदानों एबीसल प्लेन पर एक कोर के चारों ओर आयरन Fe और मैग्नीज Mn हाइड्रोक्साइड की संकेंद्रित परतें होती हैं। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड गर्म खनिज समृद्ध जल तापित हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों से धातु सल्फाइड का अवशोषण कर निर्माण होता है। कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रिस्टल
क्रस्टल क्रस्टल क्रस्टस कठोर चट्टानों की सतहों सी माउंट कटक पर मैग्नीज Mn और आयरन Fe ऑक्साइड का सीधा अवक्षेपण है। क्षेत्र की बात करें तो पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल विवर्तनिक मैदान में 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स मध्य महासागरीय कटक और जल तापीय छिद्र वेंट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्टस सीमांत समुद्री पर्वत में के ढलान और शिखर पर 1000 से 3000 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। प्रमुख धारणीय पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स में मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, तांबा होता है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड में तांबा, जस्ता, लोहा, सीसा, सोना, चांदी, दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं। कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्टस में मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, प्लेटिनम दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं। स्वरूप पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आलू के आकार के पिंड कुछ सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होते हैं। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड चिकनी जैसी सल्फाइड टीले और जमाव होते हैं। कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्टस चट्टानों पर कोटिंग युक्त कठोर काली परत कुछ सेंटीमीटर मोटी होती है। वैश्विक महत्व पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल क्लेरियल क्रिपर्टन क्षेत्र प्रशांत महासागर मध्य हिंद महासागर बेसिन में पाए जाते हैं। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का महत्व है कि कालबक्स रिज मध्य हिंद महासागर कटक में पाए जाते हैं। कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्टस प्रशांत सीमाउंट हवाई मार्शल द्वीप हिंद महासागर सीमाउंट में पाए जाते हैं। भारतीय अधिकार ISA पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हिंद महासागर बेसिन CIOB में अवशोषण अधिकार 2002 में और पॉलीमेटेलिक सल्फाइड हिंद महासागर कटक 2016 और कालबर्ग रिज 2025 के अवशोषण का अधिकार है। कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्टस आवेदक लंबित है, अभी तक स्वीकृति नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA स्थापना इसका गठन 16 नवंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अनक्लॉज 1982 और भाग 11 पर 1994 में समझौते के तहत किया गया। मुख्यालय किंगस्टन जमैका में। सदस्य 169 हैं। 168 देश प्लस यूरोपियन संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। अधिदेश में यह उच्च समुद्र क्षेत्र के खनिज संसाधनों के अन्वेषण दोहन को विनियमित करता है। यह हानिकारक समुद्र तल गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है। उच्च समुद्र क्षेत्र हाई सीज एशिया यह विश्व के महासागरों का 55% भाग को कवर करता है। इसमें राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ प्रादेशिक समुद्र या द्वीप समूह जल के बाहर का जल शामिल है। उच्च समुद्र के हिस्से वाले क्षेत्र या महासागर के उस हिस्से के अन्वेषण के लिए जो किसी देश से इतना दूर है कि यह उसके क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है, देशों को ISA जमैका में अनुमति प्राप्त करनी होगी। 19 देशों के पास ऐसे अन्वेषण अधिकार हैं। स्वर्ण नैनोकण SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई कि अमीनो एसिड और लवण जैसे सामान्य अणु किस प्रकार स्वर्ण नैनो कणों के समुच्चय इकट्ठा होने से विनियमित करते हैं। स्वर्ण नैनो कण AUNP 1 से 100 नैनोमीटर आकार के सूक्ष्म सोने के कण जो सामान्य सोने से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। अद्वितीय गुण सल्फाइड सतह प्लाज्मियम
प्लाज्मन अनुवाद SPR, मजबूत प्रकाश अंतर ऊर्जा आकार या समुच्चय के साथ रंग बदलता है। उदाहरण के लिए लाल परिक्षेपित और फैले हुए, नीला या बैंगनी समुच्चित। उच्च सतह क्षेत्रफल उत्प्रेरक और दवा वितरण के लिए अभिक्रियाशीलता को बढ़ाता है। जैव संगतता जैविक प्रणालियों के उपयोग के लिए सुरक्षित सुलभ क्रिया लक्षित अनुप्रयोगों के लिए जैव अणुओं एंटीबॉडी DNA दवाओं के साथ लेपित किया जा सकता है। अनुप्रयोग में चिकित्सा और निदान, बायोसेंसर, रैपिड टेस्ट किट, इमेजिंग, फोटोथर्मल थेरेपी, प्रकाशतापीय चिकित्सा, लक्षित दवा वितरण, पर्यावरण में भारी धातुओं, विषाक्त पदार्थों, प्रदूषकों का पता लगाना, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी में ऑप्टिकल उपकरण, सेंसर, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्प्रेरक में बृहद सतह क्षेत्रफल के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया को तीव्र करता है। टाइम रोडो क्रिस्टल TRC, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने नेचर फिजिक्स में रिपोर्ट की गई पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की है जो टाइम रोडो क्रिस्टल TRC का पता कहा जाता है। टाइम क्रिस्टल समय क्रिस्टल पदार्थ की एक नई अवस्था जहाँ किसी प्रणाली की संरचना समय में स्वयं को दोहराती है, जो अंतरिक्ष स्पेस में दोहराए जाने वाले स्थानिक क्रिस्टल के अनुरूप है। प्रमुख विशेषता यह समय स्थानांतरण सममिति के स्वतः स्फूर्त भंजन टूटने को प्रदर्शित करता है। प्रणाली बिना किसी बाह्य ऊर्जा निवेश इनपुट के विनियमित अंतराल पर दोलन करती है। प्रस्तावित 2012 में नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रैंक विल्जेक द्वारा मुख्य विशेषताओं में स्थिर निम्नतम ऊर्जा अवस्था ग्राउंड एनर्जी टेस्ट में भी समय में आवधिक गति, कोई ऊर्जा हानि या निवेश नहीं, दोलन प्राकृतिक रूप से बने रहते हैं, सुदृढ़ता में बाह्य व्यवधानों या शोर के प्रति प्रतिरोध। टाइम रोडो क्रिस्टल TRC समय आधारित क्रम 2024 का एक नव प्रस्तावित प्रकार है जो पूर्व पुनरावृत्ति की बजाय सविरामी रुक कर या आंशिक कालिक क्रम प्रदर्शित करता है। प्रमुख विशेषता में ये विशिष्ट अंतरालों रेफरेन या टेप पर क्रम और उनके बीच के अवस्था प्रदर्शित करता है जो अवर्विता को यादृच्छिकता के साथ जोड़ता है। नामकरण में इसका नाम रोंडो संगीत के नाम पर रखा गया है, जहां विविध अंतरालों के बाद एक मुख्य विषय थीम पुनः आता है। ABACA ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली AVAS। हाल ही में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा सूचना में अक्टूबर 2027 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनिक वायु वाहन चेतावनी प्रणाली AVAS को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। 26 अक्टूबर 2026 के बाद निर्मित नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन मॉडल को AVAS से लैस होना चाहिए, जबकि मौजूदा मॉडलों में अक्टूबर 2027 तक इसका अनुपालन करना होगा। AVAS यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV में एक सुरक्षा प्रणाली है जो वाहन की उपस्थिति के बारे में पैदल यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को सचेत करने के लिए कृत्रिम ध्वनि उत्पन्न करती है। उद्देश्य यह एक मूक शांत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को पता लगाने योग्य बनाकर पैदल यात्रियों की सुरक्षा करता है, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम होता है। वैश्विक अंगीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कई अन्य यूरोपीय संघ राष्ट्रों ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए इसे अनिवार्य किया है। डॉपलर मौसम राडार। भारत अब 47 डॉपलर मौसम राडार, जो देश में 87% क्षेत्र को कवर करता है तथा चक्रवात, भारी वर्षा, बर्फबारी जैसी चरम मौसमी घटनाओं की वास्तविक समय रियल टाइम ट्रैकिंग में सहायता करता है। डॉपलर राडार प्रणालियों जो वर्षा की बूंदों और वायु जैसी गतिशील
गतिमान वस्तुओं की गति और दिशा मापने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग करती है। ये रेडियो तरंगों को प्रसारित करते हैं और गति का पता लगाने के लिए परिवर्तित संकेतों में आवृत्ति विस्थापन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का विश्लेषण करते हैं। लाभ में पारंपरिक रडार के विपरीत डॉपलर मौसम रडार DWR मौसम लक्ष्यों की गति का भी पता लगा सकते हैं। वे प्रसारित और प्राप्त संकेतों के बीच चरण विस्थापन फेज शिफ्ट तरंग पैटर्न में बदलाव को ट्रैक करते हैं। यह वर्षा या तूफान की गति और दिशा की गणना करने की अनुमति देता है कि यह रडार की ओर आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। भारत के उपयोग किए जाने वाले डॉपलर रडार के प्रकार में भारत में मौसम प्रणालियों और बादल समूहों क्लाउड बैंक की गति को ट्रैक करने तथा वर्षा को मापने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा आमतौर पर विभिन्न आवृत्तियों S बैंड, C बैंड, X बैंड के डॉपलर रडार का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इनका कवरेज क्षेत्र लगभग 500 किलोमीटर होता है। बैंड कवरेज और उपयोग में S बैंड लंबी दूरी की मौसम निगरानी, C बैंड चक्रवात ट्रैकिंग और वर्षा मापन, X बैंड गरज विद्युत और स्थानीय तूफानों का पता लगाना। डॉपलर प्रभाव किसी तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य में होने वाला परिवर्तन या स्रोत और पर्यवेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। नामकरण 19वीं सदी के ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन डॉपलर के नाम पर। प्रभाव पर्यवेक्षण की ओर प्रेक्षित आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगें संकुचित होती हैं, पर्यवेक्षण से दूर प्रक्षेपित आवृत्ति घट जाती है, तरंगें फैलती हैं। अनुप्रयोग में डॉपलर रडार खगोल विज्ञान, लाल या नीला विस्थापन, चिकित्सीय अल्ट्रासाउंड और गति का पता लगाने में उपयोग किया जाता है।